नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, हम लोग चैप्टर 1 कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं जिसका नाम है, तो उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में, जो कि हमारे पास केवल और केवल 3 क्वेश्चन हैं और तीसरे क्वेश्चन में 2-3 पार्ट भी हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में न लिखा जा सके। देखिए, पहले तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे हम अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो देखिए, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखें, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए और ये जो P ये पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है, और ये Q भी पूर्णांक होना चाहिए। बट Q में 0 नहीं लेना है, क्योंकि हम 0 यहाँ ले लेंगे तो फिर ये हमारी जो संख्या है ये अपरिभाषित हो जाएगी। तो 0 को छोड़कर बाद बाकी सभी पूर्णांक आप ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होने पूर्णांक चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम जिस संख्या को लिख पाएंगे तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और इसके उलट अगर हम P/Q के रूप में किसी संख्या को न लिख पाएँ, जैसे हम न लिख पाएँ P/Q के रूप में हम किसी संख्या को ना लिख पाएँ, तो उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम देखें, और एक छोटी सी बात ये भी है, ये √P के रूप में जो भी संख्याएं हम लोग लिखते हैं तो वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बट ये P जो है ये अभाज्य होना चाहिए। P एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। P क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ किताब में दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। P जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम √2 लिखें, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 लिखें, √5 लिखें, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम पाई लिख लें, पाई भी अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे पाई तो 22/7 लिख सकते हैं। देखिए, पाई का मान 22/7 कभी नहीं होता है, लगभग उसके बराबर होता है। तभी हम लोग कैलकुलेशन की सुविधा की दृष्टि से पाई का मान 22/7 रख तो लेते हैं, लेकिन ये 22/7 के बराबर नहीं होता है, लगभग में होता है। तो देखिए, अगर हम और भी संख्या, जैसे यहाँ पर एक इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर एक संख्या दी गई है। जैसे अगर हम यहाँ √2 लिख लें, नीचे √3 लिख लें, या हम 2√2 लिख दें, 5 लिख दें नीचे, तो देखिए ऐसी संख्याएं भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे अगर हम जैसे ऐसा लिख दें 0.10, ठीक है, यहाँ लिखा गया है, और 110, फिर 11 ऐसे, फिर 0, फिर 111, फिर 0, ठीक है, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चल ही रहा है। तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट वाली संख्या आती है और अगर आगे संख्या आना ख़त्म हो जाए, एकदम निश्चित हो जाए पॉइंट, जैसे ऐसे कोई संख्या है, जैसे 1, 2, 5, ऐसी कोई संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आगे नहीं हम लोग जा रहे हैं, यहीं पर 5 पर समाप्त हो गई है। तो इस ऐसी संख्या को अगर देखिए, ये हम लोग अगर देखिए लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। पॉइंट को हटाया हमने, ये 0 बढ़ा ली, 25 पंचे और 25 चौक 100 और 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया? 1/8। तो कहने का मतलब ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है।
यानी कि इस संख्या को हम लोगों ने P/Q के रूप में लिख लिया है। तो इस प्रकार की पॉइंट वाली संख्या ये मत समझ लेना आप लोग कि ये भी अपरिमेय होंगी, ये ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, और हमारा जो एक्सरसाइज है ये क्या है, एक्सरसाइज 1.3। और यहाँ पर जो भी सवाल हम लोग करेंगे वो एक नियम के तहत करेंगे। यहाँ पर हम लोग इन सवालों को विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति के नियम के तहत, जैसे हम कहें प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के तहत हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे, यानी कि हम उल्टा मान के फिर हम लोग प्रूफ यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक कल्पना के तहत एक कल्पना करेंगे कि √5 अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। ऐसी हम लोगों ने यहाँ पर कल्पना की है कि भैया √5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ लिखना पड़ता है, तो बच्चों को ये सवाल कठिन लगते हैं। देखिए यहाँ पर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हमारे साथ साथ वीडियो में समझें। तो आइए देखते हैं, हमने कल्पना करी। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए कल्पना कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पर हम लोग विरोधोक्ति के द्वारा उपपत्ति के द्वारा हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ √5 को अपरिमेय, तो यहाँ सिद्ध करके दिखाना है अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या, ऐसी हम लोगों की यहाँ पर कल्पना है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है √5, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस करी थी। तो √5 को देखिए √5 को P/Q यानी कि P/Q के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, यानी ऐसा होना चाहिए P/Q के रूप में ही तो ये √5 एक संख्या होनी चाहिए। तो देखिए ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी थी परिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक होते हैं। तो देखिए तो थोड़ी सी इसमें स्याही कम हो गई है। तो देखिए थोड़ा सा और मान लेते हैं कि जब P/Q यहाँ पर पूर्णांक है, तो हम लोग थोड़ा और मान लेते हैं, माना P और Q में, देखिए P और Q में ये पूर्णांक तो हैं ही, P और Q में एक हम लोग एक गुणनखंड देखेंगे। क्योंकि कोई भी संख्या हो उसमें एक मतलब नंबर कहना चाहिए, एक नंबर गुणनखंड सभी में सर्वनिष्ठ होता है। तो हमने यहाँ माना P और Q में एक गुणनखंड यहाँ मान रहे हैं P और Q में, या फिर ऐसा कर लें कि भाई P और Q में एक के अतिरिक्त
कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभय निष्ठ नहीं है। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया P और Q पूर्णांक तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पर 15 ले लें, यहाँ पर 20 ले लें, ऐसा नहीं हमने माना है। हमने सीधा सीधा ऐसी संख्या मानी है P/Q को कि उसमें एक के अलावा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ऐसा हमने यहाँ माना है। ठीक है, यहाँ पर हमने माना है। तो देखिए हमारे पास है √5 बराबर P/Q। तो देखिए अगर हम थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करें तो Q यहाँ चला जाएगा, देखिए Q यहाँ चला जाएगा, √5 बराबर P। कहना चाहिए कि P बराबर कितना, √5 Q आया है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं, कुछ हमने किया थोड़ी है। तो देखिए अब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें, वर्ग करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, P² और √5 का वर्ग तो 5 आ जाएगा और फिर Q² हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या समझना है, तो देखिए ये जो समीकरण बना है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, P² / 5। यानी कि कहना चाहिए कि यहाँ पर P² को 5, जो संख्या 5 है वो विभाजित करेगी। देख रहे हैं ना आप, तो ऐसा हम लिखें कि P² 5 से विभाज्य है, ऐसा हमने यहाँ इस समीकरण के तहत लिख दिया है कि P² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर एक प्रमेय है हमारी किताब में, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं प्रमेय। हमारी किताब में एक प्रमेय है कि प्रमेय नंबर 1.3 पेज नंबर 14 पर यहाँ पर समझाया गया है कि यदि P A² को विभाजित करती है तो P को A भी विभाजित करेगी। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया यदि P² को 5 विभाजित कर रहा है तो निश्चित रूप से P भी 5 से विभाजित है, ऐसी भाषा आपको लिखनी है। तो निश्चित रूप से P भी 5 से विभाजित है। अब देखिए थोड़ा सा इधर से मिटाते हैं, क्योंकि ये इधर से हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए P भी 5 से विभाज्य है। अब जब भाई मेरे अब P जब 5 से विभाजित है तब P बराबर 5R। ये कोई दूसरा नंबर है, 5 तो देखिए 5 से विभाजित है, तो हमने इसको अगर यहाँ ले लें P/5 कर दें तो एक हमने ये ऐसे ही R रख लिया है। आप कुछ भी रख सकते हैं, C रख सकते हैं और कुछ रख सकते हैं, आपका मन हो वैसा रख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए हम लोग क्या करने चाह रहे हैं, यहाँ भी आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, P² 25 हो जाएगा, यहाँ 25R², ऐसा यहाँ हमने देख लिया। अब देखिए एक जगह पर हम लोगों ने P² बराबर 5Q² निकाला था, यहाँ देखो। तो चूंकि हमें ये पहले से ज्ञात है कि P² बराबर 5
क्यू स्क्वायर, ये हमें पहले से पता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो इस पी स्क्वायर की जगह हम इस 5 क्यू स्क्वायर को रख दें। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल कर दें तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, ये आ गया आपको। अब देखिए अब क्या है, इसमें देखना क्या है आपको कि जिस प्रकार से यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है ये देखा था, तो फिर पी भी 5 से विभाजित है, तो उसी प्रकार से क्यू स्क्वायर, यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, तो लिखेंगे, थ्योरी तो लिखनी है। क्यू स्क्वायर कैसे लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो भैया क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित है। यह है लिख देते हैं, या होगा कुछ भी लिख सकते हो, क्यों भी। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब हम लोगों ने सबसे पहले ये माना था कि P और Q, कहाँ माना था, P और Q में एक के अतिरिक्त तो कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ एक ही बात, ठीक है। लेकिन हमने जब यहाँ कैलकुलेशन करी तो देखिए P भी 5 से विभाजित है, और यहाँ जब हमने निकाला Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब हुआ कि भैया P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। लेकिन हमने तो यहाँ एक के अतिरिक्त कोई दूसरा माना ही नहीं था, लेकिन फिर भी P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है। ये फिर 5 कहाँ से आ गया, ये एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड है ना, ये एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड है। तो लिखते हैं इसको भी, यहाँ लिखते हैं, इससे लिखेंगे P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, ठीक है। तो 5, ये जो 5 है ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड दूसरा आ गया ना, एक के अतिरिक्त, तो लिखेंगे 5 P और Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। और यहाँ कोष्टक में लिख दीजिए जो एक के अतिरिक्त है, एक के अतिरिक्त है, क्योंकि हमने लोगों ने तो एक माना था, लेकिन ये तो 5 और आ गया, तो यह एक विरोधाभास है। क्या कहेंगे इसको, यही एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक था, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ गया है। तो यानी कि हम लोगों ने जो कल्पना करी थी यहाँ पर, वो कल्पना ही गलत कर ली थी, असंगत कर ली थी, त्रुटिपूर्ण कर ली थी। तो थोड़ा सा लिखेंगे, तो कहाँ लिखें हम लोग, यहाँ मिटा के लिखेंगे। तो देखिए इसको तो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ मिटा के लिखते हैं। तो लिखेंगे यह एक
विरोधाभास है। हमारी कल्पना, क्या लिखोगे? हमारी कल्पना की मान्यता थी कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमारी कल्पना के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ √5 एक परिमेय संख्या है। यह असंगत व त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है, ये हमने यहाँ पर यही तो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये असंगत व त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 5 आया है वो P और Q का एक सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड अलग से आ गया। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखा आपने, बस थोड़ी सी थ्योरी है, उसको आप अगर समझ गए सही ढंग से तो फिर इन सवालों में है कुछ नहीं, केवल 2-3 सवाल हैं। इसी तरीके से √5 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और भी कुछ हो, तो बिल्कुल यही भाषा में, बिल्कुल इसी तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा हम और आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कभी भी आपको परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, तो इसके बराबर में एक अपरिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या होगी तो अपरिमेय संख्या आएगी। यही जोड़ में और यही घटाने में यदि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या होगी तो भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या आएगी। अच्छा, यही स्थिति इसके गुणनफल और भागफल में भी होती है, बट उसमें देखिए गुणनफल में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो वो परिमेय संख्या जो है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको पता है। यही स्थिति देखिए परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या हो तो फिर एक अपरिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या, ठीक है। यही अगर भागफल की बात हो, अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या, तो फिर एक
अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। बट ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या यहाँ जो भी लेंगे वो जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से अलग हट के होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको हमारा वैसे तो एक ही क्वेश्चन हमने लोगों ने लगाया है और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आपके बहुत से दोस्त भी होंगे, दोस्तों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आप लोगों का धन्यवाद।